संडे है तो ठीक है, लेट उठ रहे हैं और लेट इन द सेंस कि मतलब आप लोग के साथ संपर्क में हम लेट आए हैं बिकॉज एवरी डे 4 o'clock राइट। सो आज मैं जो रिवीजन करूँगी वो आपके जो आरपीएससी का सेकेंड ग्रेड है ना, सेकेंड ग्रेड में जो जीके वाला पार्ट है, उस जीके वाले पार्ट में आपको कॉन्टिनेंट्स और उसके थोड़े बारे में जानना था। कॉन्टिनेंट्स और जितने भी ओशंस है उसके बारे में जानना था। तो मैंने क्या प्लान किया है, मैंने प्लान किया है कि 2 घंटे की क्लास में, क्योंकि एशिया सबसे बड़ा है एक्चुअली, 2 घंटा या 2 ढाई घंटा इसलिए लगेगा बिकॉज एशिया जो है सबसे बड़ा है। ठीक है, एशिया, अफ्रीका, ये सारी चीज़ें पढ़ने में बहुत सारी चीज़ें हैं। यूरोप हुआ, इन इसमें भी बहुत कुछ पढ़ने के लिए है, इसलिए एशिया और यूरोप। तो आज मैं एशिया से स्टार्ट करूँगी और एशिया में मैं कोशिश करूँगी कि 2.5 घंटे में पूरा एशिया हो जाए रिवाइज आपका। ओके, तो आवाज़ थोड़ी अलग सी लगेगी। कॉन्टिनेंट्स या आप बोलो महाद्वीप। और इस कॉन्टिनेंट वाले पार्ट में मैं आज आपका एशिया डिस्कस करूँगी। एशिया मैप भी दिखाएंगे इसके साथ, या तो मैं मैप इसके साथ अटैच कर दूंगी। ये जो मैप होगा वो आपका जो कंप्यूटराइज डिजिटल मैप होता है वो अटैच करूंगी। बट मैंने एशिया का ही मैप अपने हाथों से, देखो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कंप्यूटराइज मैप आप लोगों को दिखाओ, बिकॉज जब तक मैप्स वगैरह आप अपने हाथ से नहीं निकालते ना, मैं लिखती भी इसलिए हूँ कि सीधे आपके हाथ से निकलनी चाहिए। पढ़ने के लिए किताबें हज़ार हैं, हर कोचिंग नोट्स देता है, हर इंस्टीट्यूट आपको बहुत सारा मटेरियल देगा। मटेरियल क्या होता है, कभी सोचिए कि जब तक वो मटेरियल आपके हाथों से नहीं निकलता, क्या वो मटेरियल काम का होता है? वो सारी चीज़ें सिर्फ जमा करके एक पोथा बन के रह जाती है। तो कोशिश करो हर वक्त हर सारी चीज़ें अपने हाथ से निकालो। इसीलिए मैंने कुछ वीडियोस बना के रखे हैं ऑलरेडी मेरे चैनल पर, जो कि मैप्स मैंने अपने हाथ से निकाले हैं और मैं बच्चों को ये दिखाती भी हूँ कि आप अपने हाथ से मैप्स निकालिए, तो आपको 2 सेकंड भी नहीं लगेगा उसको याद करने में और उसको अपने दिमाग में मेमोराइज करके रखने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एशिया के बारे में जब लिखते हैं तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एशिया कहाँ पर बैठा है, ये वो जो जनरल इंट्रोडक्शन होता है जिसे हम कहते हैं, जनरल इंट्रोडक्शन के तौर पे लिखिए। इंट्रोडक्शन, अगर आप ऑलरेडी क्लास में मेरे साथ कनेक्टेड हो और क्लास अटेंड करते हो तो आप इन चीज़ों को मैच कर सकते हो, आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका रिवाइज खाली होता है। ठीक है, तो अगर अगर इस एशिया को फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर एक पॉपुलेशन या जनसंख्या की दृष्टि से देखूं या एरिया वाइज देखूं, एरिया वाइज यानी कि क्षेत्रफल वाइज देखूं, क्षेत्रफल वाइज या जनसंख्या वाइज देखूं, ठीक है, तो ये सबसे बड़ा विश्व का क्या है, महाद्वीप फर्स्ट नंबर पर आता है। सबसे बड़ा, सबसे बड़ा कहाँ पर, विश्व में। ठीक है, दूसरी चीज अगर मैं ये बोलूँ कि ये एशिया की जो बाउंड्री है वो कहाँ कहाँ पर होती है, तो आप बोलोगे जब हम इस एशिया को यूरोप से लेते हैं, पहला हम जब इसको यूरोप से लेते हैं, यूरोप, ठीक है, तो यूरोप में आपको दिखेगा भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। फिर आपको लगेगा काला सागर, काला सागर। फिर आपको लगेगा कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। फिर आपको यूराल पर्वत और डार्डेनल्स का, या जो जल संधियां हैं अगर मैं आपको बात करूं, पहले तो मैं कैस्पियन सागर लिखूंगी, उसके बाद मैं यूराल पर्वत लिखूंगी। एक तरफ से चलते हैं तो इजी हो जाता है, यूराल पर्वत हो गया। और जल संधियां अगर आप देखें, डार्डेनल्स और एक आपका है बास्पोरस, बास्पोरस, ये दोनों क्या है, ये दोनों जल संधियां हैं, जल संधियां, वाटर ट्रीटीज, वाटर ट्रीटीज। ठीक है, ये सागर हो गए, ये वाटर ट्रीटीज हो गई। ये आपका क्या है, ये आपकी यूरोप से अलग करती है। जबकि अगर आप सिंपली उत्तरी अमेरिका जाओगे या नॉर्थ अमेरिका जाओगे,
उत्तरी अमेरिका, या आप नॉर्थ अमेरिका जाओगे तो नॉर्थ अमेरिका में आपको एक संधि मिलती है, उसका नाम है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि, ठीक है। ये जो बेरिंग जल संधि है ये अलग करती है, ठीक है। तो यूरोप को एशिया से ये अलग करती है, और एशिया को उत्तर अमेरिका से ये अलग करती है। ये सही हो गया। अब देखो, जब हम अफ्रीका की मुख्य भूमि की बात करेंगे तो अफ्रीका अफ्रीका जब हम अफ्रीका की मुख्य भूमि से बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कौन कौन सा, लाल सागर, फिर आपका स्वेज जल डमरू, स्वेज जल डमरू, ठीक है, स्वेज जल डमरू हो जाएगा, डमरू। ये जो चीजें हैं ये आपके मध्य एशिया को किससे अलग करती है, अफ्रीका से अलग करती है, और अफ्रीका का जो मेन लैंड है ना उससे अलग करती है। मैप के थ्रू हम लोग और भी अच्छे से देखेंगे। अच्छा, अब ये तो सारी चीजें हो गई। अब नेक्स्ट हम इसको क्या कहेंगे, ये आपके जो ऑप्शंस में आते हैं एक्चुअली, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बोलूंगी कि एशिया जो महाद्वीप है उसका अधिकांश भाग कहाँ है, उसका अधिकांश भाग जो है आपके उत्तरी गोलार्ध में, जो आपका ग्लोब है, इस ग्लोब का जो उत्तरी गोलार्ध साइड है इसमें ही एशिया का सबसे ज्यादा भाग आता है। बट इंडोनेशिया के कुछ द्वीप जो है वो आपके दक्षिणी गोलार्ध में आ जाते हैं। तो एक नोट बना के आप लिख लो यहाँ पे कि एशिया एशिया का मैक्सिमम पार्ट जो है वो आपका उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध, या आप बोलोगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। जबकि इंडोनेशिया इंडोनेशिया ठीक है, इंडोनेशिया के कुछ द्वीप हैं जो कि आपके दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। जितने बार रिवाइज करोगे उतना ही अच्छा है, साउदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं। हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो ये मैं लिख नहीं रही हूँ, जो एशिया है, एशिया में काफ़ी वैरायटीज़ है लोगों की, वैरायटीज़ यानी कि आप बोलोगे कि एशिया में बहुत तरह की विविधता पाई जाती है। आप यहाँ पे मंगोलियाइड देखोगे, आप यहाँ पे निक्रो देखोगे, आप यहाँ पे प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड लोगों को देखोगे, आप यहाँ पे कॉस्केसाइड लोगों को देखोगे, तो यहाँ पे बहुत सारी विविधताएं हैं। इस सारी क्लास में हम लोग बता चुके हैं। साथ ही क्योंकि मैंने बोला कि ये क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा है, जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा है, तो अगर जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा तो हमारे पास दो ऐसे देश हैं, एक तो हमारा खुद का भारत और एक चीन। चाइना एंड इंडिया जो है पॉपुलेशन की दृष्टि से पूरे विश्व में जो सबसे टॉप के स्थान को ग्रहण किया है, उसमें ये दोनों ही एशिया में ही है। ठीक है। तो विश्व के दो सबसे बड़े देश जहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो यहीं पर ही है, ठीक है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस की बात है, आपके दिमाग में रहता है। लेकिन अगर भौगोलिक विशेषताओं के कारण बताएं तो भौगोलिक विशेषताएं विशेषताएं ठीक है, इसके आधार पर हम लोग 4 डिवाइड करते हैं, 4 टाइप्स, या भागों में विभाजित करते हैं, वो 4 भागों में विभाजित करते हैं। किसके आधार, ज्योग्राफिकल 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 विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, ठीक है। या आप बोलोगे जो उसकी जो मेन लैंड है उसको हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, तो पहले हम लोग बोलेंगे उत्तरी निम्न भूमि, फिजिकल फीचर्स है ये, उत्तरी निम्न भूमि। फिर आपका मध्यवर्ती पर्वतीय प्रदेश, मध्यवर्ती पर्वतीय प्रदेश, उसके बाद पठारी क्षेत्र, और उसके बाद द्वीप समूह, यानी कि आपके नॉर्दर्न लोलैंड्स, नॉर्दर्न लोलैंड्स, फिर आपका मिडिल माउंटेन रीजन, मिडल
माउंटेन रीजन्स, ठीक है। इसके बाद प्लेटू रीजन और फिर आपके द्वीप समूह, ठीक है, आइलैंड्स। ओके, तो अब हम जब धीरे धीरे इन सब चीज़ों को बात करते हैं तो आप जनसंख्या हो गया, तो यहाँ पर आपको सबसे ठंडा, जो विश्व का सबसे ठंडा वाला स्थान है वो भी हम आपको बताते हैं। चलो तो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बता देते हैं। फैक्ट्स अबाउट एशिया, ये काफ़ी है, जीके के तौर पे भी आ जाता है कहीं ना कहीं पर, ठीक है। तो अगर विश्व का सबसे बड़ा है, एरिया है, ये सारी चीज़ें मैं नहीं बोल रही हूँ, छत पर जनसंख्या भी नहीं बोल रही हूँ, पर यहाँ पे विश्व की सबसे गहरी झील है, विश्व की सबसे गहरी झील है, गहरी झील है। कौन सी झील है भाई? ये आपकी बैकॉल झील है, जो कि मीठे पानी की है। बैकॉल झील है जो कि मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है। ये गहरी यानी कि डीप लेक, फ्रेश वाटर की लेक है, ठीक है। दूसरा आप बोलोगे सबसे विश्व का सबसे सर्वाधिक ठंडा वाला जो जगह है, विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान, ठीक है, कहाँ पर है? ये भी आपका यहीं पर है, और वर्खोयांस्क, ठीक, ये है कहाँ पे? ये एक्चुअली साइबेरिया में है, साइबेरिया। पड़ेगा कहाँ पे? रशिया, ठीक है। यहाँ का टेम्परेचर कितना था? 98, एक बार आप अब देखोगे कि -68 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है, सो ये काफ़ी है, ठीक है। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र भी मोन्सेराम, जो कि यहाँ पर यहीं पर है, ठीक है। विश्व का सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र कहाँ पर है? आपके हाँ, कहाँ पर है ये? भारत में। कहाँ पर है ये? भारत में है, ठीक है। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सी, ये भी आपके यहीं पर है। विश्व की सबसे बड़ी झील मतलब सबसे लार्ज जो लेक है वो क्या है? कैस्पियन सी या कैस्पियन सागर, वो भी यहीं पर है। सबसे लवणता वाला झील यानी कि सबसे सॉल्टी लेक जो है वो भी यहीं पर है, जो कि वॉन झील है, जो कि तुर्की पे है। तो विश्व की सबसे अधिक, या आप बोलोगे कि सर्वाधिक लवणता यानी कि सॉल्टी लेक, ठीक है, वो भी यहीं पर है, जो कि क्या है? तुर्की में है। नाम उसका क्या है? वॉन झील। ठीक है। फिर सबसे गर्म स्थान, पूरे एशिया का सबसे गर्म स्थान क्या है? तिरात। कहाँ पर है? इजराइल में, ठीक है। ये सिर्फ हम एशिया का बोल रहे हैं, ऊपर वाला तो विश्व का सारा बोल दिया। अब हम एशिया का अगर बोले तो एशिया का सबसे गर्म स्थान कहाँ पर है? आपके इजराइल में है, और तिरात जवी कहते हैं उसको, ठीक है। कहाँ पर है? इजराइल। नेक्स्ट आप बोलोगे कि अगर विश्व का सबसे नीचा जो स्थल खंड है या लैंड पार्ट है, वो आपको कहाँ पर मिलेगा? मृत सागर, वो भी यहीं पर है। तो स्थल खंड या आप लैंड पार्ट बोलोगे, कहाँ पर? विश्व का सबसे नीचा तो क्या है आपका? मृत सागर है, या डेड सी, मृत सागर, या आप बोलोगे डेड सी, क्लियर है।
सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जानते हैं कहाँ पर है? नेपाल में है। विश्व का सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, ये तो हम सबको पता होता है, माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में। ठीक है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कहाँ पर है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ठीक है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है विश्व का सबसे बड़ा है और ये भी यहीं पर स्थित है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो हम लोगों ने बात किया है। किसके ऊपर बात किया है? ये फैक्ट्स हम लोगों ने आपके एशिया के ऊपर बात की है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो आपका है वो मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्र है। और ये देखो ऐसे डिजिटल मैप जो प्रिंट आउट ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं उसमें से भी दिखा सकते हैं, बट बेटर ये होगा कि आप अपने हाथ से मैप निकालो। मैं क्लास में भी सबको दिखाती हूँ, इवन मेरे बहुत सारे वीडियोस खुद के हाथ के बने जो मैप्स में पॉइंट आउट करते हैं वो रखते हैं, बिकॉज दैट इज़ मोर इजी टू लर्न। और वो जो आपके दिमाग में लर्न किया हुआ रहेगा, बिलीव मी, वो आपके दिमाग से आउट कभी नहीं होता है जब आप चीज़ों को अपने हाथ से निकालते हो। जस्ट लाइक फिजिक्स में भी जब क्वेश्चंस अपने हाथ से निकालते हो ना, तो आपको वो लिख के वो दिमाग में ज़्यादा रहता है ज़्यादा देन आप बस रीड करो। ठीक है। सो मध्यवर्ती, दूसरा नंबर पर मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र। जब हम इस मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्र के बारे में बात करते हैं, हम मिडिल माउंटेन रेंज की बात करते हैं, तो देखो यहाँ पर ये क्या है? उत्तरी निम्न भूमि जो है, अभी हमने देखा जो लो लैंड्स है, उसका जो दक्षिण में जो वलित पर्वत और पठारी क्षेत्र में इसका विस्तार है, उसी का जो दक्षिण पार्ट में। तो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे इसका? उत्तरी जो निम्न भूमि है, नॉर्दर्न लो लैंड्स, निम्न भूमि के दक्षिण में जो वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन्स है, वलित पर्वत व पठारी क्षेत्र, इसमें इसका विस्तार है। अब देखो मैं आपको बोलूँगी कि कैसे यह जो आपके हिंदू कुश हैं या इस कैसे कैसे इसका भाग है। जैसे मान लो कि हम पामीर का पठार देख रहे हैं, तो पामीर के पठार को हम इसका केंद्र बिंदु बोलेंगे। ठीक है। पामीर का जो पठार है वो इसका केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु है। ठीक। अब केंद्र बिंदु है तो केंद्र बिंदु के जब पामीर ग्रंथि से जब हम पूर्व की ओर चलेंगे, पामीर ग्रंथि से, अब जैसे मान लो मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया इसका ए पार्ट, पामीर ग्रंथि से आप जब किसकी ओर चलेंगे? पूर्व की ओर चलेंगे, तो आपको क्या क्या मिलेगा? कुंतुल शान मिलेगा, नानशान की शाखा मिलेगी। ठीक है। तो आप बोलोगे कि से पूर्व की ओर, पूर्व की ओर। ठीक है। और जब चलेंगे तो इसमें हमें क्या क्या मिलेगा? इसमें हमें मिलेगा कुनलुनशान। ठीक है। शान। और क्या मिलेगा आपको? नानशान की शाखा मिलेगी, नानशान की शाखा। ठीक है। इसी तरह जब इसी आपके जो है पूर्व की ओर गए, अब जब हम पश्चिम की ओर जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, तो पश्चिम की ओर हमें हिंदू कुश मिलेगा, जाग्रोस मिलेगा, टॉरस पर्वत मिलेगा। ठीक है। तो इसी का ही जब पामीर ग्रंथि के हम पश्चिम की ओर जाएंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा? आपको हिंदू कुश मिलेगा, साथ में आपको जाग्रोस मिलेगा और साथ ही साथ आपको टॉरस पर्वत मिलेगा, टॉरस पर्वत। क्लियर हो रहा है ना ये चीज़ क्लियर हो रही है? आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही हम दक्षिण पूर्व की ओर जाएंगे, सी पार्ट में लिखना, दक्षिण पूर्व में हिमालय पर्वत आपको मिल जाएगा, दक्षिण पूर्व में
आपको क्या मिलेगा, हिमालय पर्वत मिलेगा, काराकोरम श्रेणी का विस्तार मिलेगा। ठीक है, हिमालय पर्वत प्लस काराकोरम, काराकोरम श्रेणी मिलेगी। ठीक है, काराकोरम जो रेंजेस हैं और हिमालयन माउंटेन जो है वो हमें इसी मिलेगी। अब ये जो श्रेणियां है ना, पर्वत की जो श्रेणियां हैं, इसी की जो उप श्रेणियां आप बोल सकते हो। ठीक है, सब रेंजेस आप बोल सकते हो। क्या क्या बोल सकते हो, हिंदू कुश पर्वत है जिसका उत्तरी विस्तार आपका कैस्पियन सागर में दक्षिणी तट से होकर फैला हुआ एल्बुर्ज पर्वत के रूप में दिखाई देता है। फिर आप दक्षिणी विस्तार जो देखोगे वो जाग्रोस पर्वत के रूप में अरब की सागर में खाड़ी से फारस की खाड़ी तक फैला हुआ है। ये सारी चीजें फैली हुई हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अब इसका मतलब क्या है कि आप बोलोगे जो जाग्रोस पर्वत है, दक्षिण में जाग्रोस पर्वत का विस्तार है। जैसे आप बोलोगे कि दक्षिण में क्या है, दक्षिण में जाग्रोस पर्वत का विस्तार है, जाग्रोस पर्वत का विस्तार है। जब दक्षिण में जाग्रोस पर्वत का विस्तार है तो ये कहाँ से है, कहाँ तक है, ये जो पर्वत है यही आपके अरब की खाड़ी और फारस की खाड़ी पर है। बे ऑफ बंगाल ऑफ बे ऑफ पेरिस, अरब की खाड़ी खाड़ी और फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी। ठीक है, अरब की खाड़ी और फारस की खाड़ी तक फैला हुआ है। इसका ये उप श्रेणियां, यही जो ऊपर की हमने पढ़ी ना अभी, ये जो पर्वत श्रेणियां, इसी की उप श्रेणियां विभाजित होती। उसी तरह कैस्पियन सागर में क्या है, कैस्पियन सागर में आपका जो हिंदू कुश पर्वत का जो उत्तरी विस्तार है, मतलब अभी हमने देखा कि हिंदू कुश का उत्तरी विस्तार, उत्तरी विस्तार जो है कहाँ पर फैला हुआ है, यही आपका कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट पर है। कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट। ठीक है, कहाँ कहाँ दक्षिणी तट से होकर पूरा का पूरा आपके एल्बुर्ज पर्वत तक फैले हुए हैं, से एल्बुर्ज पर्वत, ठीक है, तक फैला है। ये ध्यान रखना है आपको, ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में बैठा के रखनी है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और ये रहता कैसे है, ये रहता है आपके जब आप खुद से हाथ से मैप निकालते हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर एक और ग्रंथि है, कौन सी, माउंट आराराट की ग्रंथि। कहाँ पर है माउंट आराराट, ये आपको तुर्की में मिलेगा। तो जैसे ही हम पामेर की ग्रंथि सेंट्रल केंद्र इसको मान रहे हैं, और उसी की ही जब हम पामीर ग्रंथि के बारे में बात कर रहे हैं, इसी तरह हम आपको जिसकी बात करेंगे, माउंट आराराट की बात करेंगे। अगर मैं आपके डी पॉइंट पर माउंट आराराट, अब ये माउंट आराराट है कहाँ पर, ये माउंट आराराट आपके तुर्की में है, दिमाग में रहना चाहिए। और इसी की जो ग्रंथि है, अगर ये इस ग्रंथि की बात करें तो कहाँ तक, ये एल्बुर्ज और जाग्रोस पर्वत पर आके मिलते हैं। ये जो है ना, ये कहाँ पर आके मिलते हैं, एल्बुर्ज, एल्बुर्ज और जाग्रोस पर्वत पर आकर मिलते हैं। क्लियर है। अब एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहूंगी कि ये जो आपका तुर्की में जो अनातोलिया के पठार है, उसी के जो उत्तर भाग है वो आपका पोंटिक पर्वत है, और दक्षिण में क्या है, टॉरस पर्वत है। ठीक है, तो जो ये पठार का जो अब मैं आपको बोलूँ, जो आपके तुर्की, डी पॉइंट ई पॉइंट लिख लीजिए, तुर्की में आपका जो अनातोलिया, अनातोलिया के पठार, ठीक है, अब इस अनातोलिया का जो पठार है, इसके जो उत्तर में आप जाओगे, नॉर्दर्न साउथ में जब जाओगे तो आपको पोंटिक पर्वत मिलेगा, पोंटिक पर्वत। ठीक है, और इसी के जब आप कहाँ जाओगे, दक्षिण में जाओगे, तो आपको क्या मिलेगा, टॉरस पर्वत मिलेगा, टॉरस पर्वत मिलेगा।
ठीक है। तो ये जो टोटल आपका था, अब आप इसको मैप में जब खुद करोगे ना तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। मैंने शायद एशिया का मैप आपका भर के रखा है, आप एक बार वो वीडियो देख लेना, ठीक है, तो आपको इजी होगा। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग जो जाएंगे फिजिकल फीचर पर, वो है आपका पठारी क्षेत्र। नेक्स्ट लिखिए पठारी क्षेत्र। किसका पठारी क्षेत्र? आपके एशिया का पठारी क्षेत्र। अब पठारी क्षेत्र है तो यहाँ पे बहुत जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उसके मध्य में आपको बहुत सारे पठार मिलेंगे, आपको बहुत सारे बेसिन्स मिलेंगे। ठीक है, मैं क्या कह रही हूँ कि जो ये आपके पर्वत श्रेणियाँ है ना, पर्वत श्रेणियाँ हैं, पर्वत श्रेणियों के मध्य में आपको क्या मिलेंगे? पठार मिलेंगे, आपको बेसिन्स मिलेंगे, और बहुत सारे एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगी जिससे कि आपको हेल्प पड़ेगा। और लास्ट में ना, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं एशिया के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, बहुत पॉइंट्स उसमें से निकल निकल के आते हैं। ठीक है, तो ये आरपीएससी का जो कोई भी एग्ज़ाम होगा, या आप सेंट्रल लेवल पे कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पे वर्ल्ड आपको पूछता है, देखिए आरपीएससी सेकेंड ग्रेड में वर्ल्ड पूछता है, आरएस में पूछता, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। ये आपका रिवीजन ज़बरदस्त मैं करवा रही हूँ मैं वो, ठीक है। तो ये जो पठार हो गया और बेसिन मिल गए, और साथ ही साथ आपको मरुस्थल भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पठार और बेसिन, आपको यहाँ पे मरुस्थल भी मिलेंगे, मरुस्थल भी मिलेंगे। अब जैसे कि मान लो चीन, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बोलूँ चीन, चाइना, ठीक है, चाइना अगर बोलूँ तो चाइना में आपको तारीम बेसिन मिलेगा, चाइना में हमें तारीम बेसिन मिलेगा। और जब ये तारीम बेसिन मिलेगा ना, तो इस तारीम बेसिन के जो दक्षिण वाला पार्ट है, यहाँ पे आपको कुनलुन शान, और उत्तरी पार्ट में आपको तिएन शान मिलेगा। तो मैंने आपको तारीम बेसिन बोला, तारीम बेसिन के जो साउथ पार्ट है, जो दक्षिण पार्ट है, इसमें आपको क्या मिलेगा? कुनलुन, कुनलुन शान मिलेगा। और इसका जो उत्तरी पार्ट है, यानी कि आपको जो नॉर्दर्न पार्ट है, इसके नॉर्दर्न पार्ट में आपको क्या मिलेगा? तिएन शान। इजी है ना याद करना। फिर आप देखो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल, मैं आपको गोभी मरुस्थल बोलूंगी, ठीक है, गोभी मरुस्थल। अब ये गोभी मरुस्थल ध्यान रखना ठंडा मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है, ठीक है, कोल्ड डेजर्ट है। और साथ ही साथ आपको जुगारिया बेसिन मिलेगा, सिचुवान बेसिन मिलेगा, लोएस का पठार मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, गोभी मरुस्थल मिलेगा आपको, फिर आपको जुगारिया बेसिन मिलेगा, प्लस आपको सिचुवान बेसिन मिलेगा, सिचुवान बेसिन मिलेगा। सब मैप में भरोगे ना तो आपको बहुत इजी रहता है। मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मैप से ही क्लास लेती हूँ, यहाँ पे जो रिवीजन करती हूँ मैं, वो आपका सिर्फ और सिर्फ मैप से स्थित। क्लियर है ना? इतना क्लियर है। उसी तरह तुर्की में आ जाओ, उसी तरह चीन का एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल अगर टर्की का मैं बोलूँ, ठीक है, तुर्की, ठीक है, तो तुर्की में आपको क्या मिलेगा? अभी बताया अनातोलिया का पठार मिलेगा, और भारत में आपको क्या मिल जाएगा? दक्कन का पठार मिल जाएगा, और मध्य साइबेरिया में आपको क्या मिलेगा? याकूत का पठार मिलेगा। ये सारी चीज़ें। तो तुर्की की अगर बात करूँ मैं, तो तुर्की में आपको अनातोलिया का पठार, ठीक है। इसी तरह भारत में आपको क्या मिलेगा? दक्कन का पठार, दक्कन का पठार, ठीक है। इसी तरह आपको मध्य साइबेरिया में क्या मिल जाएगा? याकूत का पठार, याकूत का पता, याकूत प्लेटू मिलेगा, प्लेटू से, ठीक है। और इसी तरह आपको तिब्बत के पठार को हम लोग, और क्योंकि जो तिब्बत का पठार है वो एशिया के इसी वाला जो आपका जो बोलते ना बीच में जो पठार बेसिन और ये सारी मिलती, इसी का ही रिजल्ट है आपका चाइना का तिब्बत का पठार, जो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पठार है,
वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पठार क्या है आपका? देखिए, तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार इसी का ही एग्जाम्पल है, और ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, और ये कहाँ पर है? तिब्बत में है। तिब्बत कहाँ पर है? चाइना के साइड में है, ठीक है, और एशिया में है। क्लियर? ये सारी चीज़ें हो गई। अब नेक्स्ट जो फीचर हम लोग देखेंगे वो महत्वपूर्ण द्वीप देखेंगे या इम्पोर्टेंट आइलैंड देखेंगे। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण द्वीप, या आप बोलोगे इम्पोर्टेंट आइलैंड, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एशिया के आइलैंड बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने आपको अभी बोला था कि ज़्यादातर आपको एशिया का जो पार्ट मिलेगा उत्तरी गोलार्ध में मिलेगा, बट इंडोनेशिया के कुछ द्वीप जो होते हैं वो आपको साउदर्न में मिल जाता है। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल। अब देखियो, जो एशिया महाद्वीप है या एशिया कॉन्टिनेंट है, इसके जो मैक्सिमम आपका मुख्य भूमि, जो मेन लैंड है, वो आपको दक्षिण पूर्व दिशा में ही मिलती है। ठीक है, दक्षिण पूर्व दिशा में मिलती है। अब जो इसके जो मेन भूमि के जो आइलैंड्स है वो आपको दक्षिण पूर्व में ही मिलेंगे। ठीक है, जैसे आपका जापान हो गया, ठीक है, बहुत सारे देश हैं, जापान हो गया, फिर होंशु हो गया, ठीक, ये सारे होकैडो हो गया, जिकांकू हो गया, क्यूशू हो गया, ये सारे द्वीप क्या नाम है? ये जापान के आपके द्वीप है। ठीक है, फिर आपके महत्वपूर्ण द्वीप में आपका सेवेनिया द्वीप आ गया जो कि रूस में है, क्यूराइल द्वीप हो गया वो भी रूस में है, सकोत्रा द्वीप हो गया यमन में है, जावा सुमात्रा द्वीप हो गया इंडोनेशिया में है, बोर्निया द्वीप हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? द्वीप है, इंपॉर्टेंट है। जावा सुमात्रा तो हम लोग कितने बार सुनते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं कि पहला देखिए, एशिया महाद्वीप का या एशिया कॉन्टिनेंट हो गया, एशिया महाद्वीप का, एशिया महाद्वीप का जो मेन द्वीप हैं, मेन आइलैंड है, मुख्य द्वीप है, वो आपको कहाँ मिलेंगे? वो आपके दक्षिण पूर्व में मिलेंगे। दक्षिण पूर्व में, किसके दक्षिण पूर्व में? मुख्य भूमि के, मुख्य भूमि के, मेन लैंड के। ठीक है, मेन लैंड के आपके दक्षिण पूर्व में मिलेंगे। प्लस मैं आपको किसी किसी का कुछ कुछ इंपॉर्टेंट द्वीप बता रही हूँ, जैसे कि सेवेनिया द्वीप। ठीक है, ऐसे मतलब विभिन्न देश स्थित है मेन लैंड, जैसे जापान के लिए मैं अगर बात करूँ, जापान, ठीक है, तो जापान में आपको क्या क्या मिल जाएगा बताओ? हकाडो, होक्काइडो, उसी में आपका होन्शु, उसी में आपका शिकोकू, उसी में आपको क्यूशु, क्यूशु द्वीप। ठीक है, ये सारे जापान में। फिर आपको मैंने आपको क्या बताया? सेवेनिया द्वीप, ये कहाँ पर है? ये आपके रूस में है, ये आपके रूस में है। ठीक है, फिर क्यूराइल द्वीप, ये भी आपके रूस में है, रूस। ठीक है, ये दोनों आपके क्या है? रूस में है। ये क्लियर है ना? फिर आपका देखो सकोत्रा द्वीप, सकोत्रा द्वीप, सकोत्रा द्वीप के बाद क्या है? सकोत्रा द्वीप के बाद क्या है? सकोत्रा द्वीप, ये आपके यमन में है। जावा सुमात्रा आपके इंडोनेशिया में है। जावा प्लस सुमात्रा, ये दोनों क्या है? द्वीप है, आइलैंड है, और ये कहाँ पर है? आपके इंडोनेशिया। ठीक है, क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप प्लीज़ बता देना। फिर आपके बोर्नियो द्वीप है, बोर्नियो द्वीप आपको कहाँ पर मिलेगा? बोर्नियो, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि बहुत सारे आपको द्वीप मिलेंगे। फिर आप जब दक्षिणी चीन के सागर में जाओगे तो आपको स्पार्कली द्वीप मिलेगा जो खनिज तेल के भंडार है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लिखते हैं इसको।
एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो कि जो आपका दक्षिण चीन सागर है, दक्षिण चीन सागर, दक्षिण चीन सागर में एक द्वीप है, ठीक है, जिसका नाम है स्पार्टली द्वीप। ठीक है, अब ये द्वीप इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे खनिज तेल के भंडार हैं, और ये खनिज तेल के भंडार जो है विवाद डिस्प्यूटल द्वीप्स में से एक है। ठीक है, यहाँ पर आपको खनिज तेल के भंडार मिलेंगे। खनिज तेल नाम इसलिए इसका ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत डिस्प्यूट्स हैं। खनिज तेल के भंडार हैं ये डिस्प्यूटल है एरिया, या आप बोलोगे विवादास्पद द्वीपों में से एक है। क्लियर है? अच्छा, फिर चीन, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान, फिलीपींस, ब्रूनेई अपने अपने अधिकार का दावा करते हैं। कौन कौन इसके ऊपर दावा करते हैं बताओ? वियतनाम दावा करता है। कौन कौन दावा करता है भाई? वियतनाम, वियतनाम दावा करेगा। ठीक है, बोर्नियो दावा करेगा, बोर्नियो दावा करेगा। फिर आपका मलेशिया दावा करता है, मलेशिया। फिर आपका ताइवान दावा करता है, ताइवान दावा करता है। क्लियर? फिलीपींस दावा करता है। ठीक है, ये ब्रूनेई, अच्छा सॉरी ब्रूनेई, ब्रूनेई, ये सारे क्या करते हैं? इस द्वीप पर अपना दावा करते हैं क्योंकि यहाँ पे खनिज तेल का भंडार है। ठीक है, और खनिज तेल जो होते हैं कैपिटल को किसी भी कंट्री के बहुत अफेक्ट करते हैं, ये हम लोग जानते हैं, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्लियर? अब ये मैंने चारों के चारों आपको क्या करवाया, ये चारों के चारों जो फिजिकल जोग्राफिकल फीचर्स हैं, ठीक है, वो बात किया, भौगोलिक वाला कैरेक्टरिस्टिक्स बात की। अब मैं बात करूँगी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ यहाँ पर है जो कि बहुत फेमस हैं। ठीक है, पर्वतों के बारे में बात करेंगे, एक एक करके सारा बात करेंगे। जैसे एक इम्पॉर्टेंट जो है काम क्या करते हैं कि नदी का नाम लेते हैं, और नदी का नाम से कौन से देश कनेक्टेड है वो लेते हैं, और साथ में इसकी अगर कोई विशेषता हो तो वो ले लेंगे। ठीक है, ये ज़्यादा सही रहेगा। तो नदी का नाम सबसे पहले है आमू दारिया, आमू दारिया। अब आमू दारिया है तो आमू दारिया कौन कौन से देश से होगी? अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, फिर आपका तजाकिस्तान, तजाकिस्तान, फिर आपका तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, फिर आपका क्या हो जाएगा? उज्बेकिस्तान, बेगिस्तान। ठीक, तो ये चार आपके देश हो गए। लेकिन जब हम उद्गम स्थान बोलेंगे तो अभी जो मैंने पामीर का पठार बताया वो उसका उद्गम स्थान होता है। अर्धशुष्क क्षेत्र में यही बहती है। मोनाना जो इसका है वो अरल सागर है। ठीक है, तो उद्गम क्या हो जाएगा? उद्गम हो जाएगा आपका पामीर का पठार, पामीर का पठार। ठीक है, फिर आपका जो अर्धशुष्क क्षेत्र में बहती है, सेमी एरिड जोन में बहती है, शुष्क क्षेत्र में बहती है, सेमी एरिड, एरिड जोन, ठीक, फ्लो करती है। और साथ ही साथ ये इसका जो मुहाना है, मुहाना है वो अरब सागर। क्लियर है? तो आमू दारिया जो नदी है, नदी का नाम है ये। ठीक है, इम्पोर्टेंट रिवर्स लिख लो या इम्पोर्टेंट नदियाँ। दूसरा है आपका सीर दारिया, दूसरा है आपका सीर दारिया। वो शायद मेरा कोई वीडियो अगर होगा तो होगा, आई डोंट रिमेम्बर, बट जितने बार आप हाथ से लिख के इसको फ्लो करवाओगे उतना ही ये याद रहेगा। अब अगर ये बात है कि सीर दारिया, तो सेम टू सेम हम बोलेंगे कजाकिस्तान में बहती है, किर्गिस्तान में बहती है, तजाकिस्तान में बहती है, उज्बेकिस्तान में बहती है। तो देश के बारे में लिखे तो कजाकिस्तान, ठीक, उसके बाद आपका किर्गिस्तान,
उसके बाद आपका तजाकिस्तान, उसके बाद है उज्बेकिस्तान। इजी है ना, याद रखना, एक एक करके याद कर लेना, 4 बार लिखोगे आराम से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे चाओ फ्राया नदी जो है थाईलैंड की मुख्य नदी है। अगर आपको बोला जाए कि चाओ फ्राया नदी कहाँ की मुख्य नदी है, तो ये थाईलैंड की मुख्य नदी है। थाईलैंड की मुख्य नदी, थाईलैंड की मुख्य नदी है। जब ये थाईलैंड की मुख्य नदी है तो इसका जो मुहाना होगा वो थाईलैंड की खाड़ी है। मुहाना जो है वो आपकी थाईलैंड की खाड़ी है। थाईलैंड की खाड़ी या बे ऑफ थाईलैंड, ठीक है। इसका बेसिन जो है चावल उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और इसके मुहावने पर थाईलैंड की राजधानी क्या बैंकॉक स्थित है। तो ये आपको चाओ फ्राया नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसका जो बेसिन है, इसका जो बेसिन है चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। बेसिन जो है चावल की खेती, चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा मैं बोलूँगी ये मुहाने पर क्या है, इसके मुहाने पर कैपिटल है या आपका क्या बोलोगे, राजधानी है। किसकी? थाईलैंड की राजधानी है। क्या नाम है? बैंकॉक, ठीक है, बैंकॉक। तो ये आपका चाओ फ्राया नदी हो गया। उसके बाद आपके आ जाएगी बहुत सारी नदियां हैं, येलो रिवर है, ठीक है। सो नेक्स्ट लेंगे टिग्रिस नदी। नेक्स्ट है टिग्रिस नदी। नेक्स्ट कौन से? टिग्रिस नदी और यूफ्रेटस नदी। अब इसका उद्गम स्थान है टॉरस पर्वत। टॉरस पर्वत यानी कि आपकी तुर्की या टर्की। इसका बेसिन जो है वो आपके खजूर के उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। और इसमें जो नेम से इसका जो नदियों का जो क्रमशः है, ठीक है, एक और नाम से जाना जाता है। जैसे कि टिग्रिस नदी को आपको जाना जाएगा दजला, दजला नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और उसी तरह इसको क्या फरात नाम से जाना जाता है, फरात, ठीक, फरात नाम से, ठीक। लेकिन मेन मैं आपको ये कहूँगी कि इसका जो बेसिन है, उद्गम क्या है, उद्गम आपका वही टॉरस पर्वत, टॉरस पर्वत जो कि तुर्की में है। लेकिन जो मुहाना है या आप सॉरी जो बेसिन है आपका, वो किसकी खेती के लिए? खजूर की खेती, खेती के लिए प्रसिद्ध है। सो व्हाट आई विल से कि ये जो टिग्रिस नदी और यूफ्रेटस है ये आपकी बहती कहाँ है? तुर्की, इराक और सीरिया में बहती है। तुर्की, इराक और सीरिया। अच्छा, अब नेक्स्ट येलो लेबर। येलो लेबर आपकी चीन की है, लेकिन इसको वहां पर एक नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं हांगो, हांगा, ठीक। चीन में ये बहती है, लेकिन इसका उद्गम क्या है? कुनशुन पर्वत है। मुआना इसका पोहाई की खाड़ी है या आप बोलो कि येलो सागर है, ठीक है। लिख लो इसको थोड़ा सा साइड में। उद्गम क्या है? उद्गम आपका कुनलुन पर्वत। सी इसका जो उद्गम है ये आपका तो कुनलुन पर्वत हो गया, ठीक है। मुहाना क्या हो गया? मुहाना, मुहाना आपका पोहाई की खाड़ी है या आप बोलोगे येलो सागर है। पोहाई की खाड़ी या बोलो येलो सी या येलो सागर, ठीक। लेकिन ये क्या है मेनली आपका जो प्रसिद्ध, ये पूछा किस लिए जाता है, ये प्रसिद्ध है आपके चीन की शोक बोलते हैं इसको, चीन का शोक बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कटाव और बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। ये नदी आपके
बहुत ज़्यादा बाढ़ और कटाव के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सिंस ये बाढ़ और कटाव के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए चीन का शोक कहते हैं। चीन का शोक कहते हैं। ठीक, जब इसे चीन का शोक कहते हैं तो और ये साथ में ना ये बहुत ज़्यादा आपके पीले रंग का जो लोएस होता है ना, ये लेके आती है अपने साथ, बहुत ज़्यादा निक्षेपण करती है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि जो पीले रंग के लोएस का निर्मित जो मैदान होते हैं वहाँ पर ये प्रभावित होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा सिल्ट का सेडिमेंटेशन करती है, निक्षेप करती है। तो आप बोलोगे क्या कि पीले रंग के लोएस लोएस से निर्मित मैदान में प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। अतः आप बोलोगे कि यही कारण है कि यहाँ पर बहुत सारे सिल्ट को निक्षेप करते हैं। अत्यधिक मात्रा में सिल्ट का निक्षेप करती है, सेडिमेंटेशन करती। क्लियर है ना? इस नदी को येलो रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लो बल्कि येलो रिवर के ऊपर।